हाँ बेटा, तो अपन किसकी बात कर रहे थे? विबग्योर की, है ना? ओके ओके ओके, एडमिट ऑल, ओके ओके, एडमिट। विबग्योर में हमने क्या बताया था? VIBGYOR, यही था विबग्योर। और विबग्योर में हम बेटा ये बता रहे थे कि भाई सबसे पहले अपने पास क्या है? क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए को हमने बताया कि यहाँ पे CHLA है, ए के बाद क्या है? बी। यहाँ से आपको ट्रिक मिल जाएगी, अल्फाबेट में ए के बाद बी आता है, तो जहां से बी होगा वहां से अपन बेटा स्टार्ट करते हैं। तो ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है? ब्लू एंड ग्रीन में अपने को क्या मिला? क्लोरोफिल ए। ग्रीन एंड जो येलो होता है वो बेटा एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल बी। कौन एब्जॉर्ब करेगा? क्लोरोफिल बी। क्या एब्जॉर्ब करेगा? ग्रीन और येलो को। अच्छा, फिर इसके बाद थर्ड में क्या था? सोचो, अपन ने CHLA किया, CHLB किया, फिर क्या किया था? कैरोटीनॉइड अपन ने किया था ना। तो Y और O जो है ये बेटा क्या लेता है? कैरोटीनॉइड को। कैरोटीनॉइड क्या एब्जॉर्ब करता है? Y एंड A को बेटा। अच्छा, फिर इसके बाद और कुछ बचा? और कुछ बचा? दो चीज और बचती है। क्या बचती है? ज़ैंथोफिल बचती है, और क्या बचती है? फ्यूकोजैंथिन बचती है, ठीक है? तो जो ज़ैंथोफिल है, ज़ैंथोफिल क्या एब्जॉर्ब करता है? यहाँ पे हम लिख देते हैं वाई ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल, ठीक है? और यहाँ पे हम अलग से बेटा लिख दे रहे हैं फ्यूकोजैंथिन। ये बेटा एब्जॉर्ब करता है ब्राउन कलर को। किसको? ब्राउन कलर को बेटा ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है? और अपन ने और क्या अपन ने बेटा लिखा हुआ था? जल्दी से बताओ। और एक अपन ने कुछ लिखा था ना, क्या लिखा था? ल्यूटीन। हाँ, ल्यूटीन। ल्यूटीन जो कि मक्के और ह्यूमन आई में मिलता था, ये भी बेटा येलो कलर ही एब्जॉर्ब करता है, ठीक है? तो यहां से दरअसल आपको ये याद होगा कि कौन सा पिगमेंट पिगमेंट कितने प्रेजेंट थे वहां पे। आपने पढ़ा था बेटा CHLA, आपने पढ़ा था CHLB, आपने बेटा पढ़ा था कैरोटीन, जिसको कि हम कैरोटीनॉइड बोलते थे। फिर उसके बाद आपने पढ़ा था ज़ैंथोफिल। फिर उसके बाद आपने बेटा पढ़ा था फ्यूकोजैंथिन, ठीक है? फिर इसके बाद आपने क्या पढ़ा था? ल्यूटीन। और आपने ये भी पढ़ा था कि ल्यूटीन जो है स्पेशल है, केवल मक्का और ह्यूमन आई में मिलता है। तो प्लांट के केसेस में केवल मक्का बस में मिल रहा है बेस में, बाकी सारे के सारे हायर प्लांट से देखने को मिलते थे। और अब आप यहाँ से आप क्या देख रहे थे कि ये कौन से कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है? अब अगर आपको अब अगर बेटा यहाँ से अगर आपको ये याद हो, अगर आपको ये याद हो कि कौन से कलर की जो लाइट है वो किस वेवलेंथ की होती है, शायद केमिस्ट्री या फिजिक्स में पूरा पूरा इसका डिटेल ही है कि जो रेनबो है या जो अपना जो विप्योर है वो किस किस वेवलेंथ की लाइट, वेवलेंथ को शायद अपन शायद लैम्डा से रिप्रेजेंट किया करते थे शायद, है ना? तो वो किस किस वेवलेंथ की होती है वो शायद आपके उसमें है। मुझे नहीं पता कि वो श्रोडिंगर है या कौन सा, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, बहुत धुंधला धुंधला सा याद है क्या वहां पे थ्योरी दी थी, किस रिसर्चर ने किया था, बट हाँ कुछ तो था यहाँ पे 11th या 12th में से। तो अगर आपको वहां से वेवलेंथ याद होगी ना तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। नहीं भी याद रहेगा तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ पर्टिकुलर चीजों की वेवलेंथ आपको हम यहाँ से याद करा देंगे। आपको यहाँ पे क्या मिला? पिगमेंट्स। पिगमेंट्स क्या है और कितने टाइप के पिगमेंट्स हैं? तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख लो टाइप ऑफ पिगमेंट।
यही बेटा अपन बातें कर रहे हैं, और उनके एब्जॉर्बिंग कलर की ये क्या क्या एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा चलो, अगर हम आपको यहाँ पे बताना चाहें कि भाई अपना जो जो पिगमेंट, मेन जो पिगमेंट है, मेन पिगमेंट पता है क्या है? मेन पिगमेंट है बेटा अपना क्लोरोफिल ए। क्यों मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए है? क्योंकि बेटा इसके पास एंजाइम मिलते हैं। क्लोरोफिल बी भी होता है, बट मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए है, जो कि हायर प्लांट्स में मिलेगा और जो कि एंजाइम कंटेनिंग होता है, इसलिए अपन इसको मेन पिगमेंट कहते हैं। बाकी सारे के सारे होते हैं, बट एज अ रिएक्शन सेंटर, अभी जब अपन आगे बातें करेंगे, पिगमेंट का स्ट्रक्चर देखेंगे, फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एज अ रिएक्शन सेंटर हमेशा फोटो सिस्टम में क्लोरोफिल ए ही टेक पार्ट करता है एज अ रिएक्शन सेंटर, क्योंकि इसके पास एंजाइम होते हैं। बाकी जो भी पिगमेंट्स है ये वहां पे एसेसरी रोल प्ले करते हैं, इनके पास उस तरीके का एंजाइम्स नहीं मिलता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो जो क्लोरोफिल ए है ना, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना बेटा जरूरी हो जाता है। क्लोरोफिल ए का आपको डिटेल स्ट्रक्चर नहीं करना, याद करो किसी बच्चे ने लास्ट क्लास में मुझसे पूछा था, सर क्लोरोफिल ए और बी में क्या डिफरेंस है या ये क्यों होते हैं? देखो दो डिफरेंस है। एक तो लाइट एब्जॉर्बेंस का, जो कि मेजर है अपने फोटोसिंथेसिस के बिहाफ में, वो आप देख रहे हो, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट के दोनों एब्जॉर्ब कर रहे हैं। दूसरा, क्लोरोफिल ए एज अ रिएक्शन सेंटर काम कर सकता है क्योंकि इसके पास एंजाइम है। क्लोरोफिल बी एज अ रिएक्शन सेंटर काम नहीं करता है नॉर्मल केसेस में, वो सिर्फ एज अ एसेसरी पिगमेंट वहां पे बेटा रोल प्ले करता है। हाँ, जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल ए एब्सेंट होता होगा, डेफिनेटली वहां पे क्लोरोफिल बी काम करता होगा, बट इफ स्टिल क्लोरोफिल ए वहां पे प्रेजेंट है, तो बी वहां पे एज अ मेन रिएक्शन सेंटर काम नहीं करेगा। दूसरा, इनके केमिकल नेचर में बेटा डिफरेंस होता है। तो केमिकल स्ट्रक्चर अभी अपने को चूंकि सिलेबस में है नहीं, तो उतना डीप में अपने को जाने की कोई जरूरत नहीं, बट स्टिल आपको क्लोरोफिल ए में इतनी चीजें बस पता होनी चाहिए। इसके बेटा दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट आपको इसके देखने को मिलेंगे। एक कहलाता है बेटा हेड, और एक पार्ट इसका बेटा कहलाता है टेल, ठीक है। जो इसका बेटा ये जो हेड पार्ट होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? टेट्रापायरोल, TETRA, टेट्रा, PYROL, ठीक है, टेट्रापायरोल हेड, इसको बेटा अपन बेटा बोलते हैं। और जो टेल पार्ट होता है, इसको बेटा अपन क्या बोलते हैं? फाइटोल, PHYTOL, फाइटोल, ठीक है, ठीक है। क्लोरोफिल ए में दो पार्ट मिलता है, हेड पार्ट और टेल पार्ट। हेड पार्ट को अपन बोलते हैं टेट्रा पायरोल हेड। टेट्रा मतलब क्या? चार, यहाँ पे दरअसल चार पोरफायरिन रिंग मिलती है, तो टेट्रापायरोल हेड और फाइटोल टेल, इसको अपन बेटा नाम देते हैं। या इसी को ही आप ये भी कह सकते हो कि टेट्रापायरोल पोरफायरिन रिंग लाइक हेड, ठीक है। क्या बोल सकते हो इसको आप बेटा? टेट्रा पायरोल पोरफायरिन रिंग लाइक हेड, ठीक है। चाहो तो आप इसको ये बोल सकते हो, अदरवाइज टेट्रापायरोल हेड सफिशिएंट है। मजे की बात ये होती है कि इसका जो सेंटर होता है, एमजी प्रेजेंट एट सेंटर, ठीक है। सेंटर में क्या होता है? इसमें एमजी प्रेजेंट होता है। एक और बात बेटा बता देते हैं, इसका जो हेड होता है, इसके पास लगभग कितने, लगभग 35 कार्बन बेटा प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि ये 35 कार्बन का बना हुआ हेड होता है। और ये जो टेल है वो लगभग बेटा 20 कार्बन की होती है। बस इससे ज्यादा नहीं याद रखना। देखो समझो, क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर यहाँ पे बेटा अपन एक रफ आइडिया के साथ देख रहे हैं, डिटेल नहीं देखना है, इसलिए डिटेल केमिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्या हम आपको बेटा बता रहे हैं कि जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए कहो या कोई सा भी क्लोरोफिल कहो, ए बी कुछ भी कहो, ठीक है, वहां पे दो पार्ट देखने को मिलेंगे क्लोरोफिल में। एक मिलेगा हेड पार्ट, दूसरा मिलेगा टेल पार्ट। हेड पार्ट के पास लगभग 35 कार्बन एटम्स होंगे, जबकि टेल पार्ट के पास 20 कार्बन होंगे। हेड वाला जो पार्ट है उसमें बेटा पोरफायरिन रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, पोरफायरिन रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पे फायरिन होना चाहिए,
पोरफायरिन, ठीक है, RIN, ठीक है, पोरफायरिन रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट ऑप्शन में ए बी नहीं होता है, सेपरेट होता है ए एंड बी। तो क्या करें बेटा, ये प्रशिक थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद डिस्कस करें, अभी थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ठीक है, डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी, है ना। तो हमने ये कहा कि जो टेल है, टेल के पास क्या है, 20 कार्बन्स बेटा यहाँ पे देखने को एटम देखने को मिलेंगे। हमने ये कहा कि इसका जो हेड वाला पार्ट है, इसके पास 4 पायरॉल रिंग लाइक स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलता है, जो कि एक्चुअली में पोरफायरिन रिंग है, पोरफायरिन रिंग है, पायरॉल स्ट्रक्चर है, ठीक है, हेड का। तो सिर्फ आपको क्या फोकस करना है, अब ध्यान से सुनो कि क्वेश्चन कैसे आता है। पहला ये पूछता है कि क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में क्या मिलता है, कितने पार्ट होते हैं, तो आप बताओगे क्या, पायरॉल रिंग लाइक स्ट्रक्चर एंड फाइटोल टेल, पायरॉल रिंग फाइटोल टेल, ये 2 स्ट्रक्चर होते हैं। फिर पूछता है पायरॉल रिंग कैसी होती है, या जो पोरफायरिन पायरॉल रिंग है ये कैसी होती है, टेट्रा होती है, ऑक्टा होती है, ट्राई होती है, डेका होती है, बताओगे टेट्रा मतलब कि 4 होती हैं, 4 रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। फिर पूछता है कि ये जो टेट्रापायरॉल रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको सेंटर से कौन कंट्रोल करता है, या ये अपने सेंटर में किससे जुड़ी होती हैं, Mg2+ आयन से जुड़ी हुई होती हैं। Mg2+ आयन मतलब कि Mg से ये जुड़ी हुई होती हैं सेंटर पे। तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के सेंटर में Mg प्रेजेंट होता है। यहां तक बात क्लियर है। सिर्फ 3 स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखने हैं, है क्लोरोफिल ए के स्ट्रक्चर के साथ, टेट्रापायरॉल रिंग, फाइटोल टेल, टेट्रापायरॉल रिंग 35 कार्बन, फाइटोल टेल 20 कार्बन एंड एट द सेंटर Mg2+ आयन। क्लियर, इससे ज्यादा कुछ भी ध्यान नहीं रखना, कंफ्यूज हो जाओगे और कोई मतलब का नहीं है। एक अंतर और ध्यान रखना, जो हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन का भी स्ट्रक्चर लगभग यही होता है, मतलब कि वही टेट्रापायरॉल और वही फाइटोल रिंग लाइक स्ट्रक्चर वहां भी देखने को मिलेंगी, लेकिन वहां पे सेंटर में Mg की जगह आयरन हो जाता है, Fe लगा रहता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। जब अपन हीमोग्लोबिन की बात करे होंगे, या कभी आपने जब जूलॉजी में कभी हीमोग्लोबिन अगर पढ़ा हो और अगर उसका स्ट्रक्चर देखा हो, तो ध्यान रखना वहां पे सेंटर में आयरन रहता है, बस यही ध्यान रखना है कि वहां पे सेंटर में आयरन रहता है। नहीं बेटा, फिलहाल अपने को सेंटर में Mg के अलावा और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, मेजरली वहां पे Mg होगा, जो कि सेंटर में सबको क्या करेगा बेटा, कनेक्ट करके रखेगा, ठीक। क्लियर है, हो गया यशो। ये सारे के सारे पेज बेटा हमने स्टोर कर लिए हैं, डोंट वरी, सारे के सारे पेज बेटा हम PDF के फॉर्म में हम सेव करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलो, अब हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर आपको ये पता हो गया कि क्लोरोफिल का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से होता है, क्या स्टोरी चल रही है यहाँ पे, तो अब आपको क्या नया पढ़ना है। देखो, अब क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के बाद अब आपको क्या नया पढ़ना है, चलो वो देखते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर में बी का स्ट्रक्चर आपको ध्यान नहीं देना, बी के स्ट्रक्चर में आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ए के स्ट्रक्चर में इतना भी मैक्सिमम है, अगर आपने 35 और 20 कार्बन तक याद कर लिया तो भी ये बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब इसके बाद आपको ये पढ़ना है कि पिगमेंट फंक्शन कैसे करते हैं। आपने ये पढ़ा कि पिगमेंट क्या है, टाइप ऑफ पिगमेंट क्या है, कौन कौन से लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, क्लोरोफिल ए का आपने एक रफ स्ट्रक्चर देख लिया। अब आपको ये ध्यान देना है कि बेटा पिगमेंट कैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो हम बेटा यहाँ पे ऐसे करके लिख रहे हैं, हाउ पिगमेंट फंक्शन, या पिगमेंट कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। तो पिगमेंट फंक्शन या कि फंक्शन ऑफ पिगमेंट, ध्यान देना, जब अपन किसी भी पिगमेंट के फंक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे 2 चीजें होंगी। हमने क्या कहा था कि पिगमेंट एक फिक्स वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो अब इमेजिन करो अगर ये क्या है, कोई हमारा पिगमेंट है, ये कोई पिगमेंट है, इसने क्या किया, एक फिक्स वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया, और हम मान लेते हैं ये लाइट कौन सी थी, 500 नैनोमीटर की ये वेवलेंथ की लाइट रही होगी, जो कि इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। फिर क्या हुआ होगा, सोचो सोचो, जब ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में आएगा। इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में आएगा, और एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद ये क्या करेगा,
जब ये रिलीज हो रहा होगा या जब ये वापस आ रहा होगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी को ये क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये एनर्जी तीन तरीके से रिलीज कर सकता है। कैसे कैसे रिलीज कर सकता है, इन फॉर्म ऑफ, तीन तरह से एनर्जी रिलीज इन फॉर्म ऑफ, या तो ये बेटा लाइट के फॉर्म में बेटा ये रिलीज करेगा, या तो फिर ये बेटा अपनी एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज करेगा, या ऐसा भी तो कर सकता है कि ये अपनी एनर्जी किसी को ट्रांसफर कर दे। क्या कर दे, ये अपनी एनर्जी किसी को ट्रांसफर कर दे, मतलब कि इसकी एनर्जी कोई और क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले। सो ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू अदर, या कि टेकन बाय, या कि एनर्जी टेकन बाय अदर पिगमेंट। सो अपन कह सकते हैं एनर्जी टेकन और रिसीव्ड बाय अदर पिगमेंट। तीनों स्टोरी हो सकती है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे हम क्या दरअसल बताना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे थे कि पिगमेंट बेटा अपना कैसे फंक्शन करेगा, तो इसके तीन तरीके हो सकते हैं। जैसे ही पिगमेंट ने एक फिक्स वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, हायर स्टेट में गया, जब वो वहां से रिटर्न अपने ग्राउंड स्टेट में आ रहा था तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा था। अब केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, जहाँ पे थर्मो आप पढ़ते हैं या इलेक्ट्रॉन की ये पूरी स्टोरी पढ़ते हैं, वहां पे ये बताते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करता है, तो वो एक बीम इमिट करता है, लाइट इमिट करता है, जिसपे अपना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेटा बेस्ड भी है, जिसका प्रिंसिपल पे, ठीक है, वो आपको आइडिया है। या तो वो लाइट एमिट करेगा, या तो वो टेम्परेचर रिलीज करेगा, मतलब हीट रिलीज करेगा, है ना। और या कि फिर वो क्या कर सकता है कि उसकी एनर्जी को कोई और ट्रैप कर ले, कोई और क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ वाले प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में, फोटो सिस्टम वाली स्टोरी में, या कि इस पिगमेंट वाली स्टोरी में, ये दोनों ही नहीं होते, दरअसल ये वाला होता है। मतलब इसकी जो एनर्जी है, ये एनर्जी जो रिलीज हो रही है, ये कोई और जो पिगमेंट है वो रिलीज कर सकता है। यहां तक बात समझ में आई। एनर्जी जो रिलीज होगी वो फोटोसिंथेसिस में कौन सा वाला यहाँ पे बेटा वर्क होगा, ये वाला जो वर्क है, ये वाला यहाँ पे रोल प्ले करेगा, ठीक है। मतलब एनर्जी क्या होगी, किसी और के थ्रू यूज कर ली जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एनर्जी रिलीज इज टेकन बाय अनदर पिगमेंट। हमने यहाँ पे इसी को हमने यहाँ पे हटा के यहाँ पे लिख दिया। अच्छा अब सुनना, एक और बात ध्यान से बेटा सुनना, ये जो पिगमेंट्स, ये जो एनर्जी जो रिलीज हो रही है, ये एनर्जी जो रिलीज हो रही है, अगर हम इसकी एक्टिवनेस की बात करें, या हम इसकी तीव्रता की बात करें, या हम इसके परसेंटेज की बात करें, समझना, ये एनर्जी जो रिलीज हो रही है, तो जितनी एनर्जी शुरुआत में इस पिगमेंट को मिली थी उससे कम होगी या ज्यादा होगी, कम होगी ना भाई। शुरुआत में जो मेन सोर्स था जिसने एनर्जी को रिसीव किया होगा, यूज किया होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए होंगे, फिर ग्राउंड स्टेट पे आए होंगे, कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे, तो वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये इसको मिलने वाली एनर्जी से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, ये जो रिलीज्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो रिलीज्ड एनर्जी होती है, ये एक्चुअल एनर्जी से बेटा कम होगी। इलेक्ट्रॉन के द्वारा रिलीज्ड एनर्जी है बेटा, सब बताएंगे, फोटोसिंथेसिस में ढेर सारे पिगमेंट यूज होंगे, नेसेसरी सब धीरे धीरे करके बेटा चल रहे हैं। अभी बस ये समझो, इतना अगर इतना समझ में आ गया कि जो एनर्जी जो रिलीज हुई है वो एक्चुअल एनर्जी से क्या है, कम है, इसलिए इसको जो एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट होगा वो हायर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट होगा। हम दरअसल आपको यही बताना चाह रहे थे कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, तो उस एनर्जी को रिसीव करने वाला जो पिगमेंट होता है वो एक्चुअल जो एनर्जी सोर्स था, या कि जो शुरुआत में जो वेवलेंथ आई थी उससे हायर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट होगा, ना कि लोअर वेवलेंथ वाला, ठीक है। और इसके लिए शायद आपको एक रूल भी शायद दिया गया है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, ऐसा करके कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको बेटा बताया जाता है, वही प्रिंसिपल यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। तो इज टेकन बाय अनदर पिगमेंट विच इज actually
absorb higher wavelength light। ध्यान में रखना, यही यही यहीं पे अपन फंस जाते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। आज इसको अगर आप आज समझ गए तो अगली स्टोरी में फिर अब आप नहीं फंसोगे कहीं पे भी। मेन पिगमेंट था या कोई भी एक पिगमेंट है, उसने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब कर लिया ना, मतलब कि रख लिया। अब उसको रखने के बाद कुछ एक्टिविटी हुई होगी, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए, हायर स्टेट में गए, उन्होंने अपनी एनर्जी को रिलीज किया। जब ग्राउंड स्टेट पे आ रहे थे तो ये जो रिलीज एनर्जी है, इस पिगमेंट को जो एनर्जी मिली थी उससे कम है। ये एनर्जी जो रिलीज्ड है ये कम है, और इसको जो एब्जॉर्ब करेगा, हायर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट इसको एब्जॉर्ब करेगा। चाहो तो इसको याद रख लो, हाँ, और चाहो तो इसको उस फॉर्मूला जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री में बताया जाता है उसके हिसाब से चाहो तो समझ लो। बिल्कुल 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 बेटा, बिल्कुल प्रेरणा, यही वाला फॉर्मूला, ठीक है। यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो अब आगे चलते हैं। इसी को एज ए एग्जाम्पल एक बार और बता करके फिर आज की कहानी बेटा हम बाइंड अप करेंगे, ठीक है। हमने ये कहा था, अब इसको देखो समझना, जो हम थ्योरी बोल रहे थे, ये एक पिगमेंट हो गया, ये आज का लास्ट पॉइंट है, लास्ट पेज है, लास्ट टॉपिक है। ये एक पिगमेंट हो गया, इसने 500 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। 500 एनएम कहते हैं ना वेवलेंथ को, लाइट को इसने एब्जॉर्ब किया। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जब अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, ये मान लो कि इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, एक्साइटेड होने के बाद इसने क्या किया होगा, एनर्जी क्या करेगा बेटा, रिलीज करेगा ना, एनर्जी रिलीज करेगा। तो इस एनर्जी को जो एब्जॉर्ब करने वाला जो पिगमेंट होगा, वो कितनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, हो सकता है वो 520, 550, 580 और हायर नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। लेकिन जो 400 या 480 एनएम वाला होगा वो इस लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। बस हम यही यहाँ पे बता रहे हैं आपको, समझ रहे बात को, बात समझ में आई। रिलीज्ड एनर्जी को हायर वेवलेंथ वाला पिगमेंट एब्जॉर्ब करेगा, लोअर वेवलेंथ वाला पिगमेंट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये रूल है कि जितनी वेवलेंथ की लाइट आई है, भाई एक सिंपल से शब्दों में आप ये समझ लो कि 500 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब किया गया था, तो इससे रिलीज जो भी एनर्जी होगी वो 500 से ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट ही रिसीव करेगा, 500 से नीचे नहीं आएगी, ठीक है। बस इतनी सी बात अगर अब आपको अगर समझ में आ गई होगी, बस हो गया। अगर इतनी समझ में आ गई होगी तो आगे अब आपको पिगमेंट का स्ट्रक्चर बताएंगे। वो पिगमेंट का स्ट्रक्चर बोले तो फोटो सिस्टम। पिगमेंट किससे मिलके बना हुआ है, फोटो सिस्टम से बेटा मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब पिगमेंट के स्ट्रक्चर जब हम आपको अगली क्लास में बेटा बताएंगे, अगली क्लास मतलब बेटा अगले थर्सडे, तो इसको ध्यान में रखना, रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। जब वो बताएंगे आपको तब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये वहां से कैसे कनेक्टेड होगा। अब हम बेटा बताएंगे कि जो क्लोरोफिल ए है वो मेन रिएक्शन सेंटर है, उसके फोटो सिस्टम का नाम बताएंगे। और जो क्लोरोफिल बी है, कैरोटिनॉइड है, जेंथोफिल है, फ्यूकोजेंथिन है, ये सब एज अ एसेसरी पिगमेंट वहां पे एक्ट करेंगे। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, कैच 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 खेलेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन लेंगे, अपने हायर वेवलेंथ वाले को एनर्जी देंगे, फिर उसके हायर वेवलेंथ वाले को एनर्जी मिलेगी। ऐसे घूमते 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 एनर्जी कहाँ आ जाएगी, रिएक्शन सेंटर पे। तो जब आप किसी भी पिगमेंट का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहां पे आपको दो पार्ट मिलता है। एक पार्ट मिलता है रिएक्शन सेंटर, दूसरा पार्ट बेटा मिलता है उसका एंटीना। क्या मिलता है, एंटीना। और इस पूरे स्ट्रक्चर को या एंटीना वाला जो स्ट्रक्चर उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। एंटीना के जो मेंबर होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है कि एलएचसी क्या है, आपसे पूछा जाता है कि एलएचसी क्या है, ठीक है ना। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आपसे पूछा जाएगा, एंटीना पूछा जाएगा, रिएक्शन सेंटर पूछा जाएगा। ये चीजें बेटा आपसे पूछी जाती हैं जो कि अगली क्लास में अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक की बेटा आज यहीं तक जर्नी थी। अगली क्लास में मिलेंगे तो बाकी की चीजों को बेटा डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक रिवाइज करके रखिएगा, और हो सके तो एनसीईआरटी को एक बार रीड करिएगा लाइट रिएक्शन की फेज तक। डार्क रिएक्शन में नहीं जाइएगा,
लाइट रिएक्शन जहां तक लिखा हुआ है वहां तक एब्जॉर्ब, वहां तक देखिएगा। आपके उसमें एक डायग्राम बना है, ग्रीन कलर का बना हुआ है इस टाइप का, ऐसे उसमें कुछ एरो बनी हुई है और इस टाइप करके उसमें नीचे कुछ ऐसे लाइनिंग बनी हुई है। जब आप देखोगे आपकी एनसीईआरटी के इस वाले पेज में है, ठीक है, ध्यान में रखना। वहां पे आपको उसको, एलएचसी का फुल फॉर्म लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है बेटा। तो ये सब एक बार रीड कर लीजिएगा, अगले थर्सडे को ये सब बहुत काम आएगा। मतलब अगले थर्सडे की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, लाइट रिएक्शन का बेस स्टेबलाइज कराएगी, ठीक है। तो जो बच्चे अभी नहीं आ पाए हैं या सेकंड मीटिंग में गायब हो गए हैं, उनको भी याद दिला देना कि बेटा आ करके पढ़ ले, वरना छूट जाएगा तो फिर लाइट रिएक्शन समझ में नहीं आएगी। अगर अगर अगली क्लास मिस हो गई तो लाइट रिएक्शन आपको समझ में नहीं आने वाली है। अगली कुछ क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फोटोसिंथेसिस चैप्टर की, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखो। लिख लिया ना पूरा, सब कुछ लिख लिया? चलो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखो सभी, मिलते हैं अगली क्लास में सेम टाइम 8 to 9 थर्सडे।